गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टीपीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज भूगोल विषय की कक्षा 12 की ये क्लास है, जिसमें अध्याय 4 जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या संरचना। पाठ का नाम है विश्व जनसंख्या संरचना। ये भूगोल पार्ट फर्स्ट का है। वैसे 12वीं का जो भूगोल है, इसमें मानव भूगोल दिया गया है और मानव भूगोल को हम पार्ट 2 में बांट रखा है। यहाँ पे देखो, पहला पार्ट है जो 1 से 12 तक पार्ट है, वो विश्व स्तर का मानव भूगोल है। और जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, जिसको ए से व्यक्त कर रहे हैं, और ये बे पार्ट है। इसमें आगे के जो पार्ट है 13 से लेकर 25 तक के, वो पार्ट भारत व राजस्थान स्टेट से संबंधित मानव भूगोल स्पष्ट किया गया है इसमें। तो इसी ए पार्ट में ये पार्ट संख्या 4 है, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या संरचना। हमने तीसरे पार्ट में जनसंख्या का वितरण, जनघनत्व और वृद्धि के विषय में पढ़ा था। अब आता है जनसंख्या संरचना। तो जनसंख्या संरचना, जैसे ये शरीर की जो संरचना है, उसी प्रकार जनसंख्या की भी संरचना। जनसंख्या संरचना से हमारा आशय ये है, जैसे जनसंख्या की परिभाषा होती है, जनसंख्या निश्चित क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनता की संख्या, ये जनसंख्या होती है। और जनसंख्या संरचना में जब जनसंख्या संरचना में किसी क्षेत्र या प्रदेश की जनसंख्या को आयु वर्ग, साक्षरता आयु वर्ग, व्यवसायवार, लिंगानुपात आदि के अनुसार अध्ययन किया जाए, किए जाते हैं। यानी जनसंख्या संरचना में किसी क्षेत्र की जनसंख्या को उसकी आयु वर्ग, जनसंख्या का आयु वर्ग, साक्षरता या व्यवसायवार या लिंगानुपातवार या ग्रामीण या शहरी जनसंख्या के विभाजन के अनुसार अगर अध्ययन किया जाता हो, तो वह जनसंख्या की संरचना या जनसंख्या का संगठन कहलाता है। ये है जनसंख्या की संरचना। तो जनसंख्या संरचना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो, जनसंख्या संरचना की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि मानव सभी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं कर रहा है, वो सभी आर्थिक क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों से तथा जनसंख्या से जुड़ी होती है। ये प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं, वो सभी इन आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए क्या है कि प्रादेशिक
किसी प्रदेश की विकास योजना बनाने में इन सभी तथ्यों का जानकारी होना आवश्यक होती है, इसीलिए जनसंख्या संरचना का उपयोग किया जाता है। देखो अब आती है जनसंख्या संरचना के घटक। जनसंख्या संरचना के घटक कौन कौन से हैं? तो देखो मुख्य रूप से जनसंख्या संरचना का घटक पहला नंबर है आयु वर्ग, दूसरा नंबर आता है लिंगानुपात, दूसरा नंबर आता है लिंगानुपात, तीसरा नंबर आता है साक्षरता, चौथा नंबर आता है व्यावसायिक संगठन, और पांचवा नंबर आता है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या अनुपात। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या अनुपात। इस आधार पर जनसंख्या संरचना के ये 5 घटक है: आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यावसायिक संगठन, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अनुपात। इनका हम अलग अलग रूप से थोड़ा थोड़ा देखते हैं। देखो सबसे पहले आता है आयु वर्ग। विश्व में जनसंख्या को आयु वर्ग के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3 वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1 बाल आयु वर्ग, जो 0 से 14 वर्ष तक आयु शामिल होती है इसमें। 2 नंबर आता है वयस्क आयु वर्ग। वयस्क आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष तक होती है। 3 नंबर होता है वृद्ध आयु वर्ग। ये 65 तथा 65 व और अधिक जो आयु वर्ष होती है, ये वृद्ध आयु वर्ग कहलाता है। अर्थात बाल आयु वर्ग जो 0 से 14 वर्ष तक के जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है, यानी बालकों की संख्या अधिक होती है। यह जनसंख्या उन देशों में होती है जहां पर अविकसित अर्थव्यवस्था, उच्च जन्म दर वाले देश इसमें शामिल होते हैं। दूसरा आता है वयस्क आयु वर्ग वाले वर्ग। वयस्क आयु वर्ग है वो 15 से 64 वर्ष के बीच वाला होता है, और विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी आयु वर्ग में है। ठीक है, ये देश होते हैं विकासशील। ये विकासशील देशों में प्राय देखने को मिलता है। वृद्ध आयु वर्ग, ये देश विकसित देश होते हैं। विकसित देश जहां पर जनसंख्या है वो उसकी जो जन्म दर है वो निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर पाई जाती है। यहाँ
और इस कारण से वहाँ पर वृद्धों की जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है। यहाँ पे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार से कि आयु वर्ग के आधार पर हम अगर किसी देश को बांटें, तो यहाँ इसकी परिभाषा होगी आयु वर्ग के आधार पर। जब किसी देश की जनसंख्या को आयु या उम्र के आधार पर विभिन्न आयु वर्ग में बांटा जाए, विभिन्न आयु वर्ग में उनके आयु के अनुसार वर्गों में विभाजित किया जाए और विभाजित करके अध्ययन किया जाए, तो वो आयु वर्ग विभाजन कहलाता है या जनसंख्या संरचना का आयु वर्ग विभाजन कहलाता है। यह जनसंख्या का आयु वर्ग विभाजन 3 प्रकार का है, बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। इनकी ये पूछी जाती है 0 से 14, 15 से 64, 65 से और अधिक। इसके बाद जो है अपना आगे का चैप्टर वो है कि विश्व में आज जो वृद्ध जनसंख्या है, विश्व में आज जो वृद्ध जनसंख्या है वो सबसे कम है। लेकिन ये एक तथ्य है कि 6.8% जनसंख्या, 6.8% जनसंख्या है। छः 6.8% जनसंख्या वर्तमान में विश्व में वृद्ध जनसंख्या है, जो 65 या 65 से अधिक आयु वर्ग की है। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए, यानी देशों के स्तर पर बात की जाए, विश्व में राष्ट्रीय स्तर पर देशों में सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या जापान में पाई जाती है। कितनी? जापान में पाई जाती है। और वो भी कितनी है? 18.27%। जापान में है 18.27%। ये जापान की जनसंख्या का प्रतिशत है। अर्थात यानी राष्ट्रीय स्तर की अगर गणना देखें, देशों में देखे जाए, तो वृद्ध जनसंख्या सबसे ज़्यादा जापान में पाई जाती है। और विश्व में लगभग 35.2% युवा जनसंख्या, विश्व में लगभग 35.2% जनसंख्या युवा जनसंख्या। अर्थात युवा जनसंख्या का प्रतिशत विश्व में सबसे अधिक है। और ये देखा जाए कि कौन से महाद्वीप में युवा जनसंख्या सबसे अधिक है, तो युवा जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में, जो 44.71% है, तथा सबसे कम युवा जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में, सबसे कम युवा जनसंख्या है, जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में, जो 12.7% के लगभग है। 12 नहीं, ये यूरोप है वो 17.5% के लगभग है। इससे स्पष्ट है कि 6.8% जनसंख्या वर्तमान में विश्व में वृद्ध जनसंख्या है। और उसमें से सबसे अधिक वृद्ध कहाँ पाए जाते हैं? जापान में पाए जाते हैं। और विश्व में लगभग 35.2% जनसंख्या है वो युवा जनसंख्या है। और संसार में सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और सबसे कम युवा जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। सामान्यतः विकासशील जो देश हैं,
सामान्यतः जो विकासशील देश हैं उनमें युवा जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, जबकि विकसित देशों में वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत, विकसित जो देश है वहाँ पर वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत बनिस्पत अधिक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि किसी भी देश की अगर आयु संरचना असंतुलित हो, किसी भी देश की ये आयु संरचना अगर असंतुलित होती है तो वहाँ की आर्थिक स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती। अर्थात जनसंख्या का आयु वर्ग असंतुलन आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यानी जनसंख्या का, जैसे मान लो वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा है तो देखो कार्यशील जनसंख्या तो कम हो गई, क्योंकि जनसंख्या में ये दोनों वर्ग है, जो बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग, ये दोनों आश्रित होते हैं, आश्रित जनसंख्या में आते हैं। किस में आते हैं? आश्रित। कहने का मतलब बाल वर्ग है जो 0 से 15 है, 0 से 14 है, और ये है 65 से अधिक है, तो ये मतलब कार्यशील नहीं होते, अर्थात ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए इन जनसंख्या को हम क्या कहते हैं? आश्रित जनसंख्या। और जिन देशों में इन आयु वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होती है तो उनके लिए मतलब कार्यशील जनसंख्या कम रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो विकासशील देश है वहाँ पे 15 से 64 आयु वर्ग के बीच की जनसंख्या अधिक होगी, तो ये कार्यशील जनसंख्या कहलाएगी, कार्यशील जनसंख्या। तो ये जनसंख्या क्या कहलाएगी? कार्यशील जनसंख्या। अब आता है दूसरा पॉइंट है अपना आयु वर्ग के बाद लिंगानुपात। जनसंख्या संरचना का दूसरा पॉइंट लिंगानुपात। लिंगानुपात के अपने छोटी कक्षाओं में बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी हैं। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। अर्थात स्त्री एवं पुरुष के 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या का अर्थ यह हो गया कि जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच जो अनुपात है, स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच, यानी जनसंख्या में स्त्री व पुरुषों, स्त्रियों व पुरुषों के बीच अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। लिंगानुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या बट्टा पुरुषों की संख्या और इंटू 1000। यहां पर इकाई को 1000 लिया जाता है, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ये सूत्र उन देशों में यूज किया जाता है जहां पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक होती है। यानी जिन प्रदेशों में
स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम या पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक होती है, वहाँ पर लिंगानुपात निकालने के लिए स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000 ये सूत्र का उपयोग किया जाता है। लेकिन विश्व में बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहाँ पर पुरुषों की संख्या की बनिस्बत स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है, वहाँ पर यह लिंगानुपात निकालने का सूत्र हो जाएगा लिंगानुपात बराबर पुरुषों की जनसंख्या कह सकते हैं हम इसे, जनसंख्या बट्टा स्त्रियों की जनसंख्या और इंटू 1000। ये उन देशों में है जहां पर स्त्रियों की संख्या अधिक एवं पुरुषों की संख्या कम है। भारत में इस सूत्र का यूज किया जाता है। भारत क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक है जबकि स्त्रियों की संख्या कम है, इसलिए लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000 का यूज किया जाता है। सामान्यतः विश्व में ये देखा जाता है, सामान्यतः विश्व में ये देखा गया है कि पुरुषों की संख्या ही यानी जन्म दर है वो पुरुषों की ही ज़्यादा रहती है स्त्रियों की बनिस्बत। सामान्यतः ये पूरे विश्व का आंकड़ा है। स्त्रियों में ये कमी के कई कारण हैं। लिंगानुपात में ये जो कमी है इसके कई कारण हैं, जिसमें पहला है स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या या घरेलू स्त्रियों में अनेक प्रकार के अत्याचार प्रताड़ना और प्रजनन के दौरान स्त्रियों की मृत्यु हो जाना या मतलब इस मृत्यु के कारण भी प्रतिकूल लिंगानुपात उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से स्त्रियों का लिंगानुपात पुरुषों की बनिस्बत कम पाया जाता है। विश्व में ये जो लिंगानुपात है वर्तमान में विश्व में लिंगानुपात 983 विश्व में ये तथ्य है, विश्व में लगभग 983 स्त्रियां 1000 पुरुषों के पीछे है। अर्थात विश्व का लिंगानुपात 983 है। यहां पर देखो पुरुषों की संख्या लगभग 7 पुरुष अधिक है। यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर लिंगानुपात सबसे अधिक पाया जाता है। यूरोप महाद्वीप में लिंगानुपात सर्वाधिक ये 1055 स्त्रियां हैं, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 1055 स्त्रियां हैं। यानी यूरोप महाद्वीप लिंगानुपात में सबसे उच्च मान वाला महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के बाद सबसे कम लिंगानुपात वाला महाद्वीप है एशिया, जहां पर 964 लिंगानुपात है, यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला महाद्वीप एशिया है, जहां पर लिंगानुपात 964 है। तो ये तीन बातें हैं। विश्व का लगभग 983, यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक 1055 और सबसे कम लिंगानुपात है वो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है जो 964 है। विश्व में अगर ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात को देखा जाए तो विश्व के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की स्थिति पाई जाती है। सबसे पहला है कि पश्चिमी
देश, जिसमें पश्चिमी देशों में यूरोप आता है, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका आता है। यानी पश्चिमी देशों में लिंगानुपात को हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें, पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों की संख्या अधिक, पुरुषों की संख्या अधिक व स्त्रियों की संख्या कम तथा नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अधिक व पुरुषों की कम पाई जाती है। इसी प्रकार ये अपना एशिया महाद्वीप है, इसमें इसके बिल्कुल विपरीत है। अर्थात यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पुरुषों की संख्या है, पुरुषों की संख्या जो लिंगानुपात है, यहां में संख्या नहीं लेकिन लिंगानुपात है, ये लिंगानुपात अर्थात पश्चिमी देशों में लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों का अधिक और स्त्रियों का कम, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों का अधिक और पुरुषों का कम पाया जाता है। इसी प्रकार एशिया में इसके विपरीत है, उल्टा है इसका, कि ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या अधिक और पुरुषों की संख्या कम, और नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक और स्त्रियों की संख्या कम पाई जाती है। अब आता है लिंगानुपात को इन विभिन्नता के आधार पर हम 4 भागों में, विश्व में इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। लिंगानुपात को विश्व में विभिन्नता के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। लिंगानुपात को विभिन्नता के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखो, लिंगानुपात 2 प्रकार का है, एक में जहां पर स्त्रियां अधिक है और एक में जहां पर पुरुष अधिक है। देखो, जहां पर स्त्रियां अधिक है वो 2 कैटेगरियां हैं, अत्यधिक स्त्रियों, अत्यधिक स्त्रियों की अधिकता वाला लिंगानुपात। यहां पर इसकी कैटेगरी होती है 1050 से अधिक लिंगानुपात वाले, अधिक लिंगानुपात वाले देश। और इस कैटेगरी में देश आते हैं कनाडा, यूएसए, कनाडा, यूएसए और पश्चिमी यूरोप के देश, ये इस कैटेगरी में आते हैं। अत्यधिक स्त्रियों की अधिकता वाला लिंगानुपात, जो कि 1050 से भी ऊपर लिंगानुपात वाला होता है, इसमें देश आते हैं कनाडा, यूएसए, पश्चिमी यूरोप, इस महाद्वीप के देश। उसके बाद आता है आपका स्त्री अधिकता वाला, 2 नंबर आता है स्त्री अधिकता वाला लिंगानुपात।
स्त्री अधिकता वाला लिंगानुपात की कैटेगरी है जो 1000 से और 1050 तक, 1000 से 1050 तक लिंगानुपात वाले देश इस कैटेगरी में आते हैं। और ये देश हैं यूक्रेन, बेलारूस, दक्षिणी अफ्रीका और पोलैंड, थाईलैंड, म्यांमार, कजाकिस्तान, ये सभी देश स्त्रियों की अधिकता वाले लिंगानुपात में आते हैं, जहाँ का लिंगानुपात 1000 से 1050 के मध्य पाया जाता है। ये दोनों स्त्रियों की अधिकता से संबंधित है। तीसरा पार्ट आता है पुरुष अधिकता वाला लिंगानुपात। इसकी कैटेगरी होती है 950 से 1000 तक लिंगानुपात, जहां पर पुरुषों की यानी स्त्रियों की निस्बत पुरुषों की संख्या अधिक होती है। यानी पुरुषों की संख्या है यहाँ पे अधिक होती है, स्त्रियों की संख्या कम होती है। और इस कैटेगरी में जो देश शामिल किए गए हैं वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसमें चीन भी आता है, आदि देश है। इसमें कोरिया भी आता है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये सारे, मेक्सिको, ब्राज़ील, ईरान, क्यूबा, ये सभी इसमें शामिल होते हैं जहाँ पर पुरुष प्रधानता है। लेकिन लिंगानुपात का जो रेशियो है, स्तर है, वो 950 से 1000 के बीच पाया जाता है। चौथा नंबर आता है अत्यधिक पुरुष अधिकता वाला लिंगानुपात। ये कैटेगरी है 950 से कम लिंगानुपात वाला। और ये 950 से कम लिंगानुपात वाले देशों में, जिसको अत्यधिक पुरुष लिंगानुपात कहा जाता है, और इस श्रेणी में आता है भारत। भारत का लिंगानुपात वर्तमान में 950 से कम है। और इस कैटेगरी में अविकसित जो देश हैं, इनमें बहुत सारे देश शामिल हैं जो अत्यधिक पुरुष अधिकता वाला लिंगानुपात रखते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम है, और ये एक चिंता का विषय है। इसका कारण है, मुख्य कारण इसका ये है कि यहाँ का जो समाज है वो परंपरावादी है, और परंपरावादी होने के साथ साथ स्त्रियों की शिक्षा, समाज में उसका उचित स्थान या उनको अवसर की समानता का नहीं मिलना, ये सभी कारण है कि भारत में लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में है, जबकि महिलाओं के प्रतिकूल रहा है। तो देखो, आज का ये इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। अगला वीडियो अगले